गुड मॉर्निंग बच्चों, वीपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समास। बच्चों हम समास पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण में। तो सबसे पहले तो समास शब्द की उत्पत्ति। तो बच्चों समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का अर्थ होता है बच्चों निकट, और आस का अर्थ होता है बैठना। तो समास का अर्थ हुआ बच्चों निकट, बैठना। अर्थात बच्चों समास शब्द का पूरा अर्थ हुआ निकट बैठना। निकट बैठने से मतलब है शब्दों का पास पास आ जाना। जैसे अब समास की संस्कृत में परिभाषा की बात करते हैं तो समास की परिभाषा होती है समसनम समास है। तो बच्चों समास की परिभाषा है समसनम समास है, अर्थात संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। बच्चों शब्दों का संक्षिप्तीकरण, जब शब्दों का संक्षिप्तीकरण हो जाए तो उसे हम समास कहते हैं। हम सरल शब्दों में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द समास कहलाता है। समास कहलाता है। अर्थात बच्चों दो या दो से अधिक शब्दों से के मेल से बना एक सार्थक शब्द समास कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक शब्द लेता हूं, रसोई के लिए घर। तो बच्चों इसमें चार शब्द है, रसोई के लिए घर। तो हम इसको एक शब्द में लिख सकते हैं, रसोई घर। रसोई घर। तो बच्चों एक शब्द में इसका होगा रसोई के लिए घर बराबर रसोई घर। तो ये बच्चों इसको हम संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। दो या और इसमें शब्दों का निकट निकट बैठना, पास पास बैठना। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर के लिए है, ये हट गया और हमारा एक शब्द बन गया रसोई घर। तो बच्चों समास की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा, समास की परिभाषा हमने देखी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं समास के भेद। समास के भेद। बच्चों समास के भेद की बात करते हैं तो संस्कृत व्याकरण में बच्चों 5 समास के भेद माने जाते हैं, जिसमें पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है। दूसरा भेद है बच्चों तत्पुरुष समास है। तीसरा भेद है बच्चों द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। चौथा भेद है बच्चों बहुब्रीहि समास है। और पांचवा भेद है बच्चों केवल समास है। केवल समास है। तो बच्चों संस्कृत में ये 5 भेद है। अब आपको बता देता हूँ तत्पुरुष। तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, एक तो समानाधिकरण समानाधिकरण तत्पुरुष,
समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा भेद होता है व्यधिकरण। व्यधिकरण। अब बच्चों हिंदी में हम समास पढ़ते हैं तो कर्मधारय और द्विगु समास हो रहता है, पर संस्कृत में बच्चों तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है। समानाधिकरण में द्वितीया से लेकर द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तक ये व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद होते हैं। द्वितीया से लेकर सप्तमी तक। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और समानाधिकरण में बच्चों कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय ये तत्पुरुष के भेद हैं। कर्मधारय समास समानाधिकरण का भेद है और कर्मधारय का भेद है द्विगु। द्विगु समास है वो कर्मधारय समास का भेद है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इनको उतार लो या नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों बात करते हैं समास पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जितनी बार हम समास पढ़ेंगे, जो भी समास पढ़ेंगे उसमें काम आएंगे वो। तो कौन कौन से शब्द हैं मैं लिखता हूं। सामासिक शब्द, सामासिक पद, समास विग्रह, समास विग्रह, पूर्व पद, चौथा है उत्तर पद। बच्चों जब भी हम समास पढ़ेंगे तो ये चारों शब्द हर जगह काम आएंगे, तो इनका अर्थ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है सामासिक पद, तो इसका बताता हूँ। समास के नियमों से निर्मित, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक पद कहलाता है। सामासिक पद कहलाता है। अब देखो बच्चों उदाहरण से समझते हैं, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब इसमें हमने समास के नियम लगाए, ठीक है ना, और नियम लगा के इसका एक शब्द बना दिया जिसको हम कहेंगे राजपुत्र। तो बच्चों ये समास के नियमों से एक शब्द बन गया, तो इसको हम कहेंगे सामासिक पद। अब बच्चों बात करते हैं समास विग्रह की। समास विग्रह क्या होता है? तो बच्चों सामासिक पद में संबंधों को बताना, संबंधों को बताना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। बच्चों जैसे राजपुत्र है तो इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा राजा का पुत्र। राजपुत्र बराबर राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब ये सामासिक जो पद है इसका ये संबंध बता रहा है कि राजा का पुत्र, इनमें क्या संबंध है, तो वो संबंध मालूम चल गया।
तो बच्चों समास विग्रह वो कहलाता है जिसमें सामासिक पदों के संबंधों का संबंध बताना, सामासिक पद में संबंधों को बताना समास विग्रह कहलाता है। अब बात करते हैं बच्चों पूर्व पद। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, गंगा जल, गंगा जल, ये एक शब्द है गंगा जल, इसका समास विग्रह करेंगे तो गंगा का जल, गंगा का जल। अब बच्चों इसमें दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक तो है गंगा और दूसरा है जल। तो जो पहले वाला है गंगा, पहला पद है वो पूर्व पद कहलाता है, पहला पद जो है वो पूर्व पद है, और दूसरा जो है जल वो उत्तर पद कहलाता है। तो बच्चों ये शब्द हमारे जब भी हम समास पढ़ेंगे तो हर जगह ये काम आएंगे। तो इनको मैंने बता दिया, आपको चारों स्पष्ट हो गए हैं। अब बच्चों हम समास के एक एक भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला भेद है वो है अव्ययी भाव समास। हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। आज का हमारा पहला भेद है अव्ययी भाव समास है। बच्चों संस्कृत में अव्ययी भाव समास के लिए बताया परिभाषा दी है, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान है, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान है, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। बच्चों इसका मतलब हुआ कि इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। अब हमने पढ़ा था एक समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद की प्रधानता अव्ययी भाव समास में, पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। अब बच्चों इसकी बात करते हैं विशेषताओं की। अव्ययी भाव को कैसे पहचानेंगे, क्या विशेषता होती है? तो बच्चों मैं बता देता हूँ एक एक विशेषता। बच्चों अव्ययी भाव समास का, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय में जैसे उपसर्ग या निपात हो सकता है, उपसर्ग या निपात होता है। बच्चों अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है। तो उत्तर पद क्या होता है? तो बच्चों उत्तर पद संज्ञा शब्द होता है, संज्ञा शब्द होता है। बच्चों पहला अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद उत्तर पद जिसको हम कहते हैं वो संज्ञा शब्द होता है। संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, ठीक है ना, व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का नाम होता है दूसरा पद, उत्तर पद जिसको हम बोलते हैं, और पहला पद अव्यय। अब बच्चों आपको बता दूं अव्यय क्या होता है। बच्चों अव्यय का मतलब होता है वे शब्द जो किसी भी विभक्ति, वचन और लिंग में एक समान रहते हैं, एक समान
रहते हैं। बच्चों वे शब्द जो किसी भी विभक्ति, वचन और लिंग में एक समान रहते हैं, यानी उनमें परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो बच्चों इसका अव्यय भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय में उपसर्ग या निपात दोनों हो सकता है। दूसरा शब्द संज्ञा शब्द होता है। तो बच्चों और दोनों मिलकर अव्यय बनाते हैं। तो वो अव्यय भाव समास होता है, यानी संज्ञा, पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा और दोनों को हम मिला दें, सामासिक पद कर दें तो वो अव्यय बनता है और उसका रूप हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में चलता है। नपुंसक लिंग एक वचन में चलता है। अव्यय भाव हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में और उसके रूप नहीं चलते हैं और उसके अन्य विभक्तियों में, वचनों में रूप नहीं चलते हैं। अव्यय भाव समास की विशेषता याद रखना बच्चों, पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है और दोनों मिलकर अव्यय बनाते हैं और इसका अव्यय भाव समास के रूप नहीं चलते हैं, अव्यय भाव समास के रूप नहीं चलते हैं, रूप नहीं चलते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे अव्यय भाव समास के शब्दों के बारे में, कैसे उनको चेंज करना है, कैसे समास विग्रह करना है। तो बच्चों पहला शब्द लेते हैं यथा। यथा अव्यय से यदि कोई शब्द हो तो उसका किस तरह समास विग्रह करना है वो हम सीखते हैं। तो यथा शब्द यदि बच्चों होता है यथा उपसर्ग से, तो यथा शब्द अनतिक्रम्य के लिए काम आता है, अनतिक्रम्य में काम आता है यथा अव्यय। तो बच्चों हमें इसका विग्रह कैसे करना है? उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति करनी है, द्वितीय विभक्ति। उसके बाद अनतिक्रम्य लिखना है। यदि एग्जाम में आ जाता है यथाशक्ति, तो बच्चों नियम नोट कर लेना और ध्यान में रखना। हमारे सामने यथा अव्यय से कोई शब्द आ जाए यथाशक्ति, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो हमें क्या करना है? उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति, तो ये पूर्व पद है बच्चों और ये उत्तर पद है, मैंने समझा दिया था पहले ही। तो ये शक्ति जो है इसमें द्वितीय विभक्ति कर दो शक्तिम, इसकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी शक्तिम। फिर उसके बाद में यथा हमको नहीं लिखना है, यथा के स्थान पर क्या लिखना है? अनतिक्रम्य। तो यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य। तो बच्चों इसको उतार लो और आगे और एग्जाम्पल देखते हैं अव्यय भाव के। बच्चों दूसरा है अधि। सेकंड बता रहा हूं अधि का। यदि अधि अव्यय से कोई शब्द होता है, अधि अव्यय से कोई शब्द होता है तो उत्तर पद में सप्तमी विभक्ति और अधि के स्थान पर इति लिखना है, इति लिखना है।
जैसे बच्चों बात करते हैं अधिहरी, अधिहरी, ये हमारा शब्द है अधिहरी। इसका समास विग्रह करना है हमको, तो समास विग्रह करना है तो बच्चों हरि उत्तर पद में सप्तमी विभक्ति सबसे पहले लिखनी है, तो हरऊ, इसकी सप्तमी विभक्ति क्या होती है, हरऊ। और उसके बाद में बच्चों अधि जो शब्द है उसको नहीं लिखना है, और उसके जगह मैंने बता दिया इति शब्द का प्रयोग करना है, तो इसका समास विग्रह होगा हरऊ इति, हरऊ इति। अब बच्चों अगला शब्द हम काम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों मैंने यथा अव्यय का बता दिया, अधि अव्यय का आपको एग्जाम्पल बता दिया। अब बात करते हैं उप की। थर्ड है बच्चों उप। तो बच्चों उप अव्यय से कोई यदि हो तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, और उप की जगह समीपम, समीपम शब्द हमें काम लिखना है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, उपगंगम, उपगंगम, तो बच्चों इसका समास विग्रह होगा उत्तर पद में, तो उत्तर पद है गंगम, तो इसकी षष्ठी विभक्ति गंगाया। फिर उसके बाद में उप की जगह लिखना है समीपम, तो गंगाया समीपम उपगंगम। तो बच्चों ये उप का हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला है बच्चों सु से। बच्चों सु से यदि सु अव्यय से कोई शब्द हो तो उसमें क्या करना होता है, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, और सु की जगह, सु के स्थान पर समृद्धि, समृद्धि लिखना है। तो बच्चों जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं, सुमद्रम, तो मद्राणाम यानी उत्तर पद है मद्रम और सु है पूर्व पद। तो बच्चों उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति, तो मद्रम का मद्रम में षष्ठी विभक्ति होगी मद्राणाम, और सु के जगह लिखना है समृद्धि, तो मद्राणाम समृद्धि, इसका समास विग्रह हो गया। तो बच्चों सु का हो गया। इसके बाद में आगे बात करते हैं। बच्चों अगला है निर से। बच्चों यदि निर अव्यय से कोई शब्द बनता है तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति और निर के स्थान पर अभाव है, निर के स्थान पर
अभाव है। अर्थात जैसे एक शब्द लगते हैं निर्मक्सिकम, निर्मक्सिकम, तो बच्चों इसका दूसरा जो पद है वो है मक्सिकम, उत्तर पद है मक्सिकम, तो इसमें षष्ठी विभक्ति मक्सिकाणाम, फिर निर की जगह हमें लिखना होता है अभाव, तो इसका समास विग्रह होगा मक्सिकाणाम अभाव है। अब बच्चों इसमें एक सूत्र लगता है इसी समास में, नदी भी च। इस सूत्र का अर्थ होता है कि जो नदीवाचक शब्द है उनके साथ संज्ञा शब्द का यदि प्रयोग होता है तो वो अव्ययीभाव समास माने जाते हैं, किंतु उनका विग्रह द्विगु समास के तरह होगा। यदि नदीवाचक जो शब्द है, नदीवाचक शब्दों के साथ यदि संख्यावाची शब्द